डेट है आज 12 जनवरी 2021 और आज के टेस्ट सीरीज़ देख लेते हैं हम। टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आज का करंट अफेयर का सेशन मैंने करा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो अपना करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेनेडियम। वेनेडियम आज के करंट अफेयर में मैंने अच्छे से कराया है, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है मैंने सब बताया है। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट क्या है? द एलिमेंटल मेटल इज़ रियरली फाउंड इन नेचर। ये जो वेनेडियम है वो बहुत ही दुर्लभ रूप से नेचर में, प्रकृति में पाई जाती है, रियरली। सेकंड बोल रही है मेटल इज़ यूज्ड इन स्ट्रेंथनिंग स्टील एंड टाइटेनियम। तो ये टाइटेनियम और स्टील को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ की जाती है इसका, वेनेडियम का। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपका ऑप्शन है 1 ओनली, 2 दोनों करेक्ट है, दोनों गलत। देखो जी, पहली बिल्कुल सही है क्योंकि रेयरली फाउंड होते हैं नेचर में ये, क्योंकि ये जो आयरन हो रहा है उसका प्रोसेसिंग करने के बाद जो बायो प्रोडक्ट बचता है उससे मेनली बनाई जाती है, लेकिन अभी मिली है अरुणाचल प्रदेश में। मैंने अपने करंट अफेयर में ये बताया है आपको, आप देख सकते हो। और सेकंड भी बिल्कुल सही है, स्टील और टाइटेनियम को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए यूज़ होती है। तो सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ लाइकली टू बिकम द इंडियाज़ प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम। जो वेनेडियम का है प्राइम प्रोड्यूसर कौन सा बनने जाना है, इसका आंसर मैंने अभी दे दिया अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। कहाँ पे कौन बनने जा रहा है प्राइम प्रोड्यूसर? ये अरुणाचल प्रदेश बनने जा रहा है जी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अभी अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है एक पापुम तारे डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे एक जगह है, उसमें पाया गया है क्या? वेनेडियम। तो इसका उत्पादन होगा अरुणाचल प्रदेश में ही। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 5 मेजर, 5 या 4 मान लो जी, क्योंकि 5 भी बोलते हैं इसे, क्योंकि मेनली 4 वेराइटी हैं। एक वेराइटी है आपकी टसर, और टसर वेराइटी की 2 टाइप हैं, इसलिए 5 बोलते हैं, वैसे 4 हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 4 मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क। मतलब कि ऐसी वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है, केवल एक कंट्री है जिसमें चारों सिल्क की वेराइटी पाई जाती हैं। तो आपको बताना इंडिया, चाइना, रसिया, यूएसए में कौन है। देखो जी, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही है, ये आंसर हो जाएगा इसका। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे रेशम की, सिल्क होता है रेशम जिसके कपड़े बनते हैं, तो सिल्क की वैरायटी, चारों की चारों वैरायटी सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, वो बताना है। फर्स्ट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट है, लार्ज गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स हैज़ ए सुपरमेसिव ब्लैक होल हुज मास इज मिलियंस और बिलियंस ऑफ टाइम्स दैट ऑफ सन। ये कह रहा है कि जो गैलेक्सीज होती हैं, लार्ज गैलेक्सीज यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, मैंने अपने आज के करंट अफेयर में ब्लैक होल को, यूनिवर्स को, गैलेक्सी को अच्छे से समझाया है, ये न्यूज़ से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो करंट अफेयर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो लार्ज गैलेक्सीज होती हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उनके पास उनमें एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल सुपरमेसिव, बहुत बड़ा ब्लैक होल, और जिसका जो मास होता है सन के मास से बिलियंस और मिलियंस टाइम्स गुना ज़्यादा होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताना है आपको। सेकंड बोल रही है, ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी द मिल्की वे इज कॉल्ड सगेटेरियस ए स्टार। जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें अर्थ है और भी सारे प्लानट है, सन है, तो इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और इस मिल्की वे में जो ब्लैक होल है उसका नाम सगेटेरियस ए स्टार है। क्या ये सही है? क्या ये बताना आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, व्हेन 2 ब्लैक होल्स मर्ज दे रिलीज ग्रेविटेशनल वेव्स। ये बोल रही है जब 2 ब्लैक होल हैं जो मर्ज हो जाएंगे, 2 ब्लैक होल मिल जाएंगे, मर्ज होने का मतलब मिलना, तो वो क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल की जो किरणें होती हैं उनको रिलीज करेंगे। तो ये सही है गलत है, बताना है आपको कौन सा। 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 4 तीनों सही हैं। देखो जी, पहली स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। जो लार्ज गैलेक्सीज होती हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उनमें ब्लैक होल होता है ज़रूर, जो सन के मास से बिलियंस टाइम्स ज़्यादा होता है उसका मास। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, उसका नाम भी मिल्की वे ही है, सही है। और उसमें ब्लैक होल है जिसका नाम सगेटेरियस ए स्टार है। और थर्ड भी बिल्कुल सही है, 2 मिलेंगे तो ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। ये एनिमल एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, शॉर्टकट में OIE बोलते हैं, इज़ ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल हेल्थ की, क्या ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN का पार्ट है क्या?
और जो रिस्पॉन्सिबल है एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड, जो पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में एनिमल की जो हेल्थ है उसको सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, उत्तरदायी है क्या। इसमें दो स्टेटमेंट पूछी गई एक में ही, क्या ये यूएन का पार्ट है और क्या ये एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। आपको बताना सही करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड बोल रही है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द OIE, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल द एपीजूटिक डिसीज़ एंड दस टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड। एपीजूटिक डिसीज़ बोलते हैं जी जो एनिमल्स में होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, जो बीमारियां हैं एपीजूटिक उनको कंट्रोल करने के लिए और उन्हें फैलने से बचाने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब टारगेट लक्ष्य से। थर्ड बोल रही है इट रिकमेंड्स किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल पर्पसेज। ये रिकमेंड करती है, क्या रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना। ये रिकमेंड्स करती है कि जो किलिंग हो रही है एनिमल्स का, जो मारा जा रहा है डिसीज़ कंट्रोल के लिए, तो उनको मार सकते हैं। मतलब कि ये ऐसा रिकमेंड करती है अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई है किसी एनिमल्स में वो ठीक नहीं हो सकती तो उसको मार दिया जाए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या। तो आपको बताना है 1 2 1 3 2 3 या 2 ओनली, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ। देखो जी तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किसी डिसीज़ ऐसी हो जाए एनिमल्स में कि वो ठीक नहीं हो सकती, उससे डिसीज़ को, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए उस एनिमल्स को मार दिया जाता है, ये रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पशुओं में डिसीज़ होती हैं एपीजोटिक डिसीज़ बीमारियां, उसको प्रिवेंट करती है स्प्रेड होने से और कंट्रोल करती है। लेकिन फर्स्ट गलत है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड, इस फर्स्ट स्टेट में सेकंड पार्ट तो सही है कि एनिमल हेल्थ को वर्ल्ड वाइड इंप्रूव करने के लिए काम करती है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट नहीं है, ये गलत है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो 2 और 3 सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ये मैंने अपने करंट अफेयर में अच्छे से पढ़ाया है आपको, पिछले कुछ दिन पहले पढ़ाया था बहुत अच्छे से। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल हेल्थ की, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये कब बनाई गई थी 1924 में, 1924 में 25 जनवरी 1924 को बनाई गई थी। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि गवर्नमेंट ने आके इसको बनाया, मतलब मिलके बनाया सबको, किस लिए, ताकि बीमारियों को, जो पशुओं में बीमारी होती है ना, उसको फैलने से बचाया जा सके। इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और याद रखना इंडिपेंडेंट है, यूएन का कोई पार्ट नहीं है, यूनाइटेड नेशन का, उससे अलग है, 1924 में बनी थी। और इसे ना रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन बाय WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इसकी पहचान करता है एज ए रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज ए रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन बाय द WTO। और 2018 में इसके लगभग 182 मेंबर थे। तो यही है इसमें, इसके रीजनल ऑफिस वगैरह ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बतानी है सही कौन सी है। फर्स्ट है इंडियन टैक्स रेवेन्यूज़ रिमेन लार्जली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। जो इंडिया का टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स से जितना इंडिया रुपया कमाता है गवर्नमेंट, वो सबसे ज़्यादा क्या डायरेक्ट टैक्स से आता है क्या, ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है ये। सेकंड बोल रही है अमंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड बाय द सेंटर द इंटरेस्ट पेमेंट्स कंस्टिट्यूट द लोएस्ट शेयर। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है साल में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है क्या, मतलब सबसे कम, लोएस्ट बोला ना, सबसे कम इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है क्या। इंटरेस्ट पेमेंट होता है, मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट ब्याज देती है हर साल, तो सबसे कम क्या इस पे होता है क्या खर्चा गवर्नमेंट का। अब आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है, 1 2 दोनों या दोनों गलत हैं। देखो जी पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से नहीं आता, बल्कि इससे आता है GST से। और GST आप जानते हो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो GST इनडायरेक्ट टैक्स है और सबसे ज़्यादा पैसा इसी से आता है, तो पहली गलत हो जाएगी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होते हैं जी। डायरेक्ट टैक्स होता है मतलब जो डायरेक्ट पीपल से लिया जाता है, जैसे आपकी इनकम हो गई, आप इनकम कमा रहे हो, 5 लाख इनकम से ज़्यादा होगी तो टैक्स भरना पड़ता है ना, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दोगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जैसे आपने मान लो पेन खरीदा, या मान लो आपने क्या खरीदा, कार खरीदी, तो कार को टैक्स दोगे आप किसको, पहले किसको दोगे, मालिक को, कंपनी को दोगे, कंपनी जाके गवर्नमेंट को भरेगी, क्योंकि डायरेक्ट ये कंपनी के हाथ में जा रहा है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जा रहा। और डायरेक्ट टैक्स होता है आपको किसके देते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को।
और इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने लगाया इनडायरेक्ट टैक्स, बट कार पे लगा दिया आपको मान लो 10%। तो ये 10% क्या है, जो कंपनी है वो कंपनी 10% इसका प्राइस बढ़ा देगी कार का और इसमें जोड़ देगी, वो क्या है, कस्टमर से लेगी ये 10%। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफ़र कर सकती है कंपनी पीपल पे, और डायरेक्ट टैक्स को कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता ना। जिस पीपल पे है, मान लो ऐसे थोड़ी ना कहेगा भाई साहब बी पीपल से, मान लो दूसरा पर्सन है कि भाई साहब आप भर दो मेरा टैक्स और आपको दे देता हूँ मैं, आपको भरना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। डायरेक्ट पीपल को, गवर्नमेंट को देना पड़ता है डायरेक्ट टैक्स में। तो यही है जी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्योंकि सबसे कम इंटरेस्ट पेमेंट से नहीं होता। इंटरेस्ट पेमेंट लगभग से 6% कंट्रीब्यूट करता है एक्सपेंडिचर का, जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है पूरे साल का, उसमें 6% तो ब्याज में देने में ही गवर्नमेंट खर्च कर देती है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएंगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा जी आपका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक एसोसिएशन है। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब ये बताता है किस किस पे फोकस करता है, मतलब इसके टारगेट, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या क्या हैं ये बताना है आपको। ये दिए हुए हैं जी। पहला मैरीटाइम सिक्योरिटी है क्या इसका लक्ष्य, मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी का समुद्र में, ओशियंस में सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रोवाइड करना। वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करना है क्या। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो आपदा संकट आते हैं अर्थक्वेक, सुनामी से या फिर आपके साइक्लोन से, उनको रिड्यूस, कम करना है क्या। थर्ड बोल रहा है ये। फोर्थ बोल रहा है टूरिज्म प्रमोशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। क्या ये फोकस करती है टूरिज्म, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने में, कल्चरल एक्सचेंज, संस्कृति को एक दूसरे में एक्सचेंज करने में कंट्रीज़ में, या फिशरीज़ मैनेजमेंट, जो फिशरीज़ होती हैं मछली का मैनेजमेंट, प्रबंधन करने में ये प्रमोट करती है क्या ये एसोसिएशन। और सिक्स दिया हुआ आप अकेडमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन, अकेडमिक और साइंटिफिक कोऑपरेशन। अब बताना है आपको कौन सी सही है। छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे पूरा क्वेश्चन। अब दिखाई दे रहा ना, अब बताओ। देखो जी, पहले में दिया है 1 2 3 4, 2 3 4 5 6, 1 3 4 6 और 1 2 3 4 5 6। बताओ जी कौन सा सही है। देखो आपको सारे सही से लग रहे होंगे, लेकिन एक अलग सा लग रहा होगा, वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, है क्या नहीं, मतलब ये अलग सा है, सारे वैसे टाइप के से लग रहे हैं, लेकिन इसके सारे ही ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारे ही से करेक्ट हैं। ये डी आंसर हो जाएगा इसका। वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे भी फोकस करती है, मेरी टाइम पे भी, डिजास्टर पे भी, टूरिज्म पे, फिशरी और साइंटिफिक कोऑपरेशन पे भी, मतलब वैज्ञानिक साथ में बढ़ावा दें सिक्योरिटी के लिए। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, ये क्या है कि जो इंडियन ओशियन है ना, आपको इंडियन ओशियन तो देखा होगा आपने, इंडियन ओशियन, उसके अराउंड जो कंट्री लगती हैं 23 स्टेट्स, मतलब कंट्री जो लगती हैं वो इसके मेंबर हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? जी हाँ बिल्कुल, यस, इंडिया इसका मेंबर है, क्योंकि इंडिया भी तो इंडियन ओशन के पास लगती है ना। कब बनी थी? 1997 में बनी थी, 7 मार्च 1997 में। और इसका हेड क्वार्टर मॉरिशस में है। मॉरिशस में एक जगह है इबेने, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है, तो ये याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट किससे रिलेटेड है? ह्यूमन राइट एक्ट से रिलेटेड है जी। आपको पता होगा जिसमें अभी अमेंडमेंट किया था इस एक्ट में 2019 में, 2019 में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2009। तो इससे 2019 इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कैसी स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, इट रिड्यूस द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स बॉडीज टू 3 ईयर्स फ्रॉम द अर्लियर 5 ईयर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, पहले ह्यूमन राइट कमीशन है जो स्टेट और नेशनल लेवल पे, नेशनल और स्टेट लेवल पे, तो इनका टाइम पीरियड 5 साल हुआ करता था पहले, तो इसने 3 साल कर दिया है क्या, घटा के उसे। मतलब ये 5 साल जॉब करेंगे इसके चेयरमैन जो होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ह्यूमन राइट कमीशन का, उनका कार्यकाल 5 साल हुआ करता था और उसे घटा के 3 साल कर दिया है। ये लिखा है इसमें, तो ये सही है क्या गलत है ये बताना है। सेकंड बोल रही है, द एक्ट डज नॉट अलाउ फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सेकंड बोल रही है, जो ये होते हैं मेंबर आपके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, इसके मेंबर को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। मतलब दोबारा इनको, एक बार इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, 5 साल की ड्यूटी होगी, दोबारा इन्हें दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता, नियुक्त नहीं किया जा सकता।
ये बोल रही है दूसरी स्टेटमेंट। थर्ड बोल रही है ए पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ टू बी चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ये कह रही है जो स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन होता है ना, उसका जो चेयरमैन बनेगा, चेयरपर्सन, अध्यक्ष, वो कौन बनेगा? वो वही बन सकता है, वही पर्सन, या तो वो चीफ जस्टिस रहा हो हाई कोर्ट का या फिर जज रहा हो, वही बन सकता है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपके ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। बताओ जी। देखो जी, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। इस पहले 5 साल की जॉब हुआ करती थी चेयरमैन की, उसको घटा के ना या तो 5 साल करता था या 70 ईयर। और 70 ईयर तो है मतलब कि उसकी 70 साल की आयु तक, या 5 साल जो भी पहले आ जाए। मान लो उसने जॉब 66 पे स्टार्ट की और 5 साल हो गए 69 में, तो 69 पे रिटायर हो जाएगा वो। लेकिन अगर उसने 67 ईयर के होके ज्वाइन किया जॉब, तो इसके 3 साल ही हुए ना, तो ये 3 साल में रिटायर हो जाएगा। ये पहले 5 साल का प्रावधान था, लेकिन इसको घटा के 5 साल 3 साल की जॉब कर दी है। सिर्फ 3 साल तक ही रहेगा चेयरमैन, 3 साल या 70 ईयर, 70 ईयर जो भी एज मतलब पहले आ जाए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है जी, क्योंकि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसका चेयरमैन या तो चीफ जस्टिस या जज हाई कोर्ट का, वही बन सकता है। लेकिन सेकंड बिल्कुल गलत है जी। क्यों? क्योंकि ये अलाउ करती है रीअपॉइंटमेंट, और इसमें बोला रीअपॉइंटमेंट डज नॉट अलाउ। तो ये एक्ट क्या है? रीअपॉइंटमेंट अलाउ करता है। मतलब एक अगर चेयरमैन का कार्यकाल ख़त्म हो गया तो उसे दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है, दोबारा फिर से 3 साल के लिए। समझे? तो 1 और 3 सी हो जाएगा, क्योंकि दूसरा गलत है। तो दूसरा ए में है, बी में है, डी में कट जाएगा और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।